वियतनाम ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है। ये तो वहां के घने जंगलों में बसी एक सांस है। ये नदियों की कलकल है, धान के खेतों में झुकी हुई एक कमर है, और हां, ये उस मिट्टी की कहानी है जिसने सदियों तक सिर्फ हमलावर देखे हैं। तो आज हम वियतनाम के इसी जबरदस्त संघर्ष की कहानी को समझने वाले हैं। और ये कहानी सिर्फ कुछ सालों के युद्ध की नहीं है। नहीं, ये तो आजादी के लिए लड़ी गई एक पूरी सदी की दास्तां है। तो चलिए, इस पूरे सफर को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी गुलामी की एक सदी से, फिर देखेंगे आजादी की वो पहली चिंगारी, फ्रांस की हार, बंटवारे का दर्द, अमेरिकी युद्ध, और आखिर में वो जीत जो एकता लेकर आई। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से। सोचिए, एक पश्चिमी ताकत आती है और वो वियतनाम पर सिर्फ कब्जा ही नहीं करती, बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी पहचान तक को बदलने की कोशिश करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की औपनिवेशिक हुकूमत की। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, साल था 1858, जब फ्रांस ने वियतनाम के तट पर अपना पहला हमला किया, और फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहा। धीरे धीरे 1887 आते आते उन्होंने पूरे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मिलाकर एक नाम दे दिया, फ्रेंच इंडो चाइना। को तो कागज पर फ्रांसीसी कानून कहता था कि सबके अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन असलियत तो बिल्कुल अलग थी। वियतनाम के लोग अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए थे। उनकी जमीन, उनके संसाधन, सब कुछ लूटा जा रहा था। यहां तक कि उनका अनाज भी उनसे छीनकर यूरोप भेजा जा रहा था। लेकिन आप जानते हैं, दमन जब हद से बढ़ जाता है तो एक चिंगारी जरूर भड़कती है, और वियतनाम में भी ऐसा ही हुआ। आजादी की एक चिंगारी भड़की, और उस चिंगारी को मशाल बनाने वाले शख्स का नाम था हो ची मिन। सफर भी कमाल का था। 1911 में एक नौजवान गुएन तात थान वियतनाम से निकल पड़ता है दुनिया देखने। फिर 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में वो वियतनाम की आजादी की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। पर वो हार नहीं मानता। 1930 में वो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखता है, और 1941 में सभी विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए वो एक संगठन बनाता है, वियत मिन। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 2 सितंबर 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जापान हार गया था। हो ची मिन हजारों लोगों के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं, वियतनाम अब एक स्वतंत्र और आजाद देश है। सोचिए उस पल को। लोगों ने आजादी की हवा में सांस तो ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फ्रांस इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। बस यहीं से एक नए खूनी अध्याय की शुरुआत हुई, जिसे हम पहली इंडो चाइना जंग के नाम से जानते हैं। फ्रांस ने वियतनाम की आजादी के ऐलान को कुचलने के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी। अब देखिए, एक तरफ थी फ्रांस की आधुनिक सेना, बड़े बड़े हथियार, और दूसरी तरफ थे वियत मिन। उनके पास क्या था? उनके पास था गुरिल्ला युद्ध का हुनर। वो अपनी जमीन को, अपने जंगलों को अपनी मां की तरह जानते थे। वो दिन में खेतों में काम करने वाले आम किसान थे, और रात होते ही बन जाते थे ऐसे योद्धा जो कहीं से भी हमला करते और अंधेरे में गायब हो जाते। इसी रणनीति ने फ्रांस की बड़ी सेना को बुरी तरह थका दिया, उनका हौसला तोड़कर रख दिया। अब यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है जो बहुत दिलचस्प है। 1950 के बाद दुनिया में कम्युनिज्म का डर फैल रहा था, और इसी डर से अमेरिका ने फ्रांस की मदद करनी शुरू कर दी। और मदद भी कैसे? फ्रांस इस युद्ध पर जो भी खर्च कर रहा था, उसका करीब करीब 70% पैसा अमेरिका दे रहा था। मतलब अमेरिका सीधे तौर पर लड़े बिना ही इस युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। फ्रांस ने सोचा, एक आखिरी बड़ा दांव खेलते हैं। साल था 1954, जगह थी दिएन बिएन फू। उन्हें लगा कि यहां वो वियतमिन को आमने सामने की लड़ाई में फंसाकर खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 55 दिनों तक चली जबरदस्त घेराबंदी के बाद फ्रांस की सेना ने हथियार डाल दिए। ये सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये वियतनाम में 100 साल पुराने फ्रांसीसी राज का अंत था। तो फ्रांस तो चला गया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इकट्ठा हुईं वियतनाम का भविष्य तय करने। लेकिन वियतनाम की किस्मत देखिए, उसे पूरी आजादी नहीं मिली, उसे मिला बंटवारे का दर्द। तो जेनेवा समझौते में तय क्या हुआ? ये कि वियतनाम को फिलहाल अस्थायी तौर पर 17वीं समानांतर रेखा पर 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। उत्तर में हो ची मिन की सरकार होगी और दक्षिण में पश्चिमी देशों के समर्थन वाली सरकार।
और एक वादा किया गया कि 1956 में पूरे देश में चुनाव होंगे और देश फिर से एक हो जाएगा। लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ, वो चुनाव कभी हुए ही नहीं। और इसी टूटे हुए वादे के साथ कहानी में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत की एंट्री होती है। जी हां, अमेरिका, जो अब तक पर्दे के पीछे था, वो अब सीधे तौर पर इस जंग में कूद पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे दुनिया द अमेरिकन वॉर के नाम से जानती है। ये सब भी एकदम से नहीं हुआ, पहले धीरे धीरे, फिर बहुत तेजी से। 1961 में वियतनाम में करीब 16,000 अमेरिकी मिलिट्री एडवाइजर थे। फिर 1964 में हुई गल्फ ऑफ टोंकिन की घटना, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध के लिए खुली छूट मिल गई। 1965 में पहले अमेरिकी लड़ाकू सैनिक वियतनाम की धरती पर उतरे और 1967 आते आते तो ये संख्या 5 लाख के भी पार पहुंच गई थी। सोचिए, 5 लाख सैनिक। फिर आया साल 1968, वियतनाम का सबसे बड़ा त्योहार टेट। इसी दिन उत्तरी वियतनाम ने एक ऐसा हमला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक साथ 100 से ज्यादा शहरों पर जबरदस्त हमला। अगर हम सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो हां, अमेरिका ने इन हमलों को पीछे धकेल दिया। लेकिन युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़े जाते, वो दिमाग में भी लड़े जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक तौर पर उस दिन अमेरिका ये युद्ध हार गया था। इस एक हमले ने अमेरिका में बैठे आम लोगों को ये यकीन दिला दिया कि सरकार उनसे झूठ बोल रही है, ये जंग जीती ही नहीं जा सकती। अब ये युद्ध वियतनाम के जंगलों से निकलकर टीवी के जरिए अमेरिकी लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका था और अमेरिका के अंदर ही इस युद्ध का भारी विरोध शुरू हो गया। इसके बाद अमेरिका के लिए वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और यहीं से वियतनाम के इस सदियों लंबे संघर्ष का आखिरी अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसके अंत में जीत भी थी और एकता भी। तो हुआ ये कि राष्ट्रपति निक्सन ने एक नई पॉलिसी शुरू की, वियतनामाइजेशन। इसका मतलब था अमेरिकी सैनिक वापस आएंगे और लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी दक्षिणी वियतनाम की सेना को दे दी जाएगी। फिर 1973 में पेरिस में शांति समझौता हुआ और अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेना पूरी तरह हटा ली। और उसके ठीक 2 साल बाद 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम के टैंक साइगोन शहर में घुस गए। युद्ध खत्म हुआ और सालों के बंटवारे के बाद वियतनाम आखिरकार एक हो गया। ये पूरी कहानी, ये पूरा संघर्ष हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। एक तरफ थी अमेरिका की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी, सबसे ताकतवर सेना, और दूसरी तरफ थे वियतनाम के लोग जिनके पास अपनी जमीन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का एक अटूट, एक जबरदस्त इरादा था। और अंत में यही साबित हुआ कि दुनिया की कोई भी तकनीक किसी कौम के मजबूत इरादे को नहीं तोड़ सकती। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या वाकई कोई भी देश अपनी ही जमीन पर, अपने ही लोगों से कभी पूरी तरह हराया जा सकता है?